नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडोजीएस क्लासेस में। आज की क्लास में हम भारत के पठार के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल पठार वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक होता है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। इस पहले पार्ट में हम इतने सारे पठारों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपका मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ये सारे पठारी रीजन हम आज इस क्लास में पढ़ेंगे। ये क्लास आपके एसएससी, यूपीएससी, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में लास्ट तक बने रहें और क्लास को ध्यान से समझें। आपके सामने ये इंडिया का आउटलाइन मैप है। इसमें मैंने कुछ पठारी क्षेत्रों को दर्शाया है। जैसे कि यहाँ पर हम केवल लोकेशन समझ लेते हैं कि कौन सा पठार किस क्षेत्र में पड़ता है। इंडिया के मैप में उसका कहाँ पर स्थान है, इसके बारे में समझते हैं। बात करें मेवाड़ के पठार की, तो मेवाड़ का पठार आपका इस रीजन में पड़ता है। ये आपका राजस्थान का एरिया है, साथ ही इसका कुछ भाग मध्य प्रदेश के रीजन से भी लगता है। इसके दक्षिण में आप देखोगे तो नीचे मालवा का पठार है, और मेवाड़ के पठार के पूर्वी भाग में अगर हम चलें यहाँ पर, तो आपको बुंदेलखंड और ये बघेलखंड वाला क्षेत्र मिलेगा। और इससे भी ज़्यादा हम पूर्वी भाग चलते हैं तो यहाँ हमें छोटा नागपुर का पठार, और इस साइड में हमें यहाँ पर मेघालय का पठार देखने को मिलेगा। यहीं आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये सारी पहाड़ियाँ इसी पठारी क्षेत्र के आसपास देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा दक्कन का पठार, जो कि दक्षिण भारत का बहुत सारा हिस्सा कवर करता है। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, और इस तरफ है आपका पूर्वी घाट, और यहां आपका पड़ जाता है दंडकारण्य का पठार। और ये जो रीजन है ना, इस साइड में आपको रायलसीमा का पठार कहते हैं। जैसे ये सब दक्कन के पठार के ही पार्ट हैं, ये हम दक्कन के पठार वाली क्लास में कवर करेंगे। फिलहाल हम आज इस क्लास में इतने सारे पठारी क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, ठीक है। अगली क्लास में हम दक्कन के पठार और दंडकारण्य के पठार के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम मेवाड़ के पठार से ही शुरुआत करते हैं। इस जगह से पहले हम इसको समझेंगे। तो देखिए, ये मेवाड़ का पठार है आपका। मान लीजिए ये मेवाड़ का पठार है। कोई एक्चुअल में इस तरीके का दिखता नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये कुछ डिजाइन्स बनाए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आपका मेवाड़ का पठार है। मेवाड़ के पठार के बीच से आपको एक नदी दिख रही होगी, वो है आपकी बनास नदी। ये बनास नदी ब्लू कलर में जो जा रही है, ये मेवाड़ के पठार के बीच से गुजरती है। मेवाड़ के पठार के इस रीजन में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाली जो है अरावली पर्वत श्रेणी है। इससे थोड़ा इधर चलेंगे हम, तो यहाँ पर आपको आबू की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा गुरु शिखर के बारे में आपने सुना होगा। आप माउंट आबू भी कैसे कहते हैं इसको, आबू की पहाड़ियों को। इस जगह आपको उदयपुर, और यहाँ एक झील है यहाँ पर एक ढाबर झील जिसको कहते हैं। और यहाँ पर यह है आपकी सांभर झील, जो कि नमक के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इसके नीचे है आपका जयपुर पड़ जाता है सांभर झील के नीचे, ठीक है। तो हमने मेवाड़ के पठार, उसके आसपास की लोकेशंस के बारे में समझा। अब इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको समझ लेते हैं। इस पठार को मारवाड़ का पठार भी कहा जाता है, और इसका विस्तार, जैसा कि मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलता है। यह पठार अरावली पर्वत श्रृंखला को मालवा के पठार से अलग करता है। अब देखिए, ये जो है आपकी, मान लीजिए अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, और यहाँ आपका मालवा का पठार है, ये वाला रीजन मालवा, ठीक है। अब इस अरावली पर्वत श्रृंखला और मालवा के पठार के बीच में आपको ये मेवाड़ का पठार देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेवाड़ का पठार है वो मालवा और अरावली के बीच में है। मतलब अरावली को मालवा से अलग करता है, या मालवा को अरावली पर्वत से अलग करता है आपका मेवाड़ का पठार। अब हम समझते हैं मालवा के पठार के बारे में। हमने मेवाड़ का पठार समझ लिया, और अब हम इसके बारे में समझेंगे। यह है आपका मालवा का पठार। तो देखिए, ये मालवा का पठार है आपका, और
इस साइड में आपको अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी, लेकिन इससे पहले यहाँ पर आपका मेवाड़ का पठार भी आ जाता है। इस मालवा के पठार से कई सारी नदियां प्रवाहित होती हैं। जैसे सबसे प्रमुख नदी की बात करें यहाँ पर तो वो है आपकी चंबल नदी, और इसी चंबल नदी पर यहाँ आपको गांधी सागर बांध देखने को मिलेगा। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे हम तो यहाँ आपको जवाहर सागर और इस जगह आपको राणा सागर बांध देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये तीनों बांध चंबल नदी पर देखने को आपको मिलेंगे। और कई बार एग्जाम में इस तरीके से पूछ भी सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस नदी पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है, तो आपका जवाब होगा चंबल नदी। और देखिए यहाँ ये जो मालवा का पठार है इससे कई सारी अन्य नदियां भी निकलती हैं, जैसे कि शिप्रा नदी हुई, काली सिंध हुई, परान हुई, पार्वती हुई। ये सारी नदियां मालवा के पठार से होकर गुजरती हैं। इस पठार के इस वाले क्षेत्र में देखेंगे हम तो यहाँ पर हमको विंध्यन पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी और इसके नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि इन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर एक नदी है जिसे हम कहते हैं नर्मदा नदी। तो इधर से होकर ये नर्मदा नदी गुजरती है। अब देखिए इस पठार के, मालवा के पठार के इस साइड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें गोविलगढ़ की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर महादेव की पहाड़ियाँ भी देखने को मिल जाती है। हमने मालवा के पठार की महत्वपूर्ण आसपास की जो लोकेशंस हैं उनको समझा, प्रमुख नदियों के बारे में समझा और इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य भी समझ लेते हैं। जैसे कि यह एक त्रिभुज आकार का पठार है और उत्तर में विंध्य पर्वतमाला पर स्थित है तथा पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ ये पठारी क्षेत्र है। यह पठार जो है दक्कन ट्रैप का विस्तार है जिसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए हमने मालवा का पठार पढ़ा था, इससे पहले मेवाड़ का पठार पढ़ा था, ठीक है। तो मालवा के पठार के अगर हम ईस्टर्न साइड में देखें यहाँ पर, या फिर मेवाड़ के पठार के ईस्टर्न साइड में देखें तो हमें यहाँ पर बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है। साथ ही इस जगह में आपको एक और पठार देखने को मिलेगा, उसे कहते हैं हम भांडेर का पठार। किस जगह देखने को मिलेगा? इस रीजन में, ठीक है, भांडेर का पठार। तो ये मालवा का पठार है आपका और इसके नीचे आपको बताया था विंध्यन पर्वत श्रृंखला, फिर नीचे इसके सतपुड़ा श्रेणी और बीच से नर्मदा नदी बह रही थी। अब यहाँ पर हमें समझना है बुंदेलखंड के पठार के बारे में। भांडेर का पठार देखने को इस जगह हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बुंदेलखंड का पठार जो कि मालवा के पठार के लगभग ईस्टर्न पार्ट में ये पड़ता है, ईस्टर्न साइड में, ठीक है। इसके नीचे हमें एक और छोटा सा पठार देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं भांडेर का पठार, और फिर इसमें इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ हमें ये देखने को मिलेगा बघेलखंड का पठार। तो तीन पठार हैं इस क्षेत्र में, बुंदेलखंड, भांडेर और ये है आपका बघेलखंड। भांडेर के पठार के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें कैमूर की पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो कि सोन नदी, ये जो सोन नदी है ना, इससे ऊपर हैं कैमूर की पहाड़ियाँ और इसके बाद है सोन नदी, फिर आपका आएगा बघेलखंड का पठार और इस जगह आपको देखने को मिलेगी सोनपुर पहाड़ी। सोनपुर पहाड़ी यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही गोविंद बल्लभ पंत सागर देखने को मिलेगा और ये देवगढ़ जो है इस बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अब हम छोटा नागपुर के पठार के बारे में समझेंगे। हमने मालवा को पढ़ लिया, बुंदेलखंड, भांडेर का पठार, बघेलखंड का पठार, इनके बारे में समझ लिया। साथ ही इस जगह आपको गोविंद बल्लभ पंत सागर देखने को मिला था। तो इस छोटा नागपुर के पठार के बीच से एक नदी गुजरती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी, ठीक है, ये दामोदर नदी है। अब इस दामोदर नदी का काम क्या है कि इस पठार को दो भाग में ये विभाजित कर देती है। ऊपर वाले पार्ट को हम कहते हैं हजारीबाग का पठार और साथ ही दामोदर के दक्षिण में जो होगा उसको हम कहते हैं रांची का पठार। तो बेसिकली छोटा नागपुर पठार में दो हमें पठार देखने को मिलेंगे, जैसे हम एक को कहते हैं हजारीबाग, दूसरे को रांची का पठार। अब ये जो रांची का पठार है इस रीजन को हम देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमें एक नदी देखने को मिलेगी स्वर्ण रेखा, साथ ही उत्तरी कोयल इस क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आपको ये रेड लाइन में ये जो दिख रहा है ये है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जो कि इंडिया से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा इस रांची के पठार से होकर गुजरती है और इस जगह है आपका रांची शहर। तो रांची शहर से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ आपको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं हजारीबाग की पहाड़ी। अब देखिए ये काफ़ी दिलचस्प पॉइंट है। कई बार एग्जाम में अगर पूछा गया हो तो मुझे पता नहीं है, अगर पूछा भी जाएगा कि हजारीबाग की पहाड़ियाँ किस पठारी क्षेत्र का भाग हैं, ऑप्शन में आ गया हजारीबाग के पठार या रांची के पठार, तो ऑब्वियसली हम सोचेंगे कि हजारीबाग की पहाड़ियाँ हजारीबाग के पठार का ही हिस्सा होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हजारीबाग की पहाड़ियाँ रांची के पठार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इस बात का आप विशेष तौर पर ख्याल रखें कि हजारीबाग की पहाड़ियाँ रांची के पठार के अंतर्गत आएंगी। इस साइड में हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें एक और पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जिसे हम कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ। और यहाँ हम देखेंगे तो ये है आपकी मैलन पहाड़ी और ये रिवर है आपकी उत्तरी कोयल। तो उत्तरी कोयल स्वर्ण रेखा ये हमें कहाँ देखने को मिलेगी? ये रांची के पठार में। और दामोदर जो नदी है इस छोटा नागपुर के पठार के बीच से होकर गुजरती है। ऊपर वाले भाग को हम हजारीबाग और एवं दक्षिण वाले भाग को रांची का पठार कहते हैं और रांची के पठार से होकर ही आपकी कर्क रेखा गुजरती है। हजारीबाग के पठार की बात करें तो यहाँ पर जलाशय देखने को मिलेगा आपको इस जगह। इस जलाशय का नाम है तिलैया जलाशय। ठीक है, तिलैया जलाशय। इस साइड में आपको देखने को मिलेगा एक और जलाशय जिसे हम कहते हैं कोनार जलाशय। इस हजारीबाग के पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है आपकी पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। इस जगह आपको एक शहर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं धनबाद और इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हमने छोटा नागपुर का पठार का ये जो क्षेत्र है ये समझा। अब इस पठार के इस तरफ हम जाएंगे तो यहाँ बीच में पड़ेगा बांग्लादेश का रीजन और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है मेघालय और मतलब उत्तर पूर्वी वाला जो हिस्सा है हमारा इंडिया का वो सारा आ जाता है। ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी बहती हुई आती है, लेकिन जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको पद्मा कहते हैं। ठीक है, और इस साइड से एक नदी आती है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, जो कि बांग्लादेश में जमुना कहलाती है। अब ये पद्मा जिसे गंगा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र जो तिस्ता नदी के मिलने के बाद यहाँ जमुना कहलाती है बांग्लादेश में। अब जब ये पद्मा और जमुना दोनों मिल जाती हैं उसके बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती हैं तो उसके बाद इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और यही मेघना आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद हम छोटा नागपुर के पठार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। तो ये बघेलखंड के पठार के पूर्व में स्थित है, मैंने आपको लोकेशन समझाई थी। साथ ही यह पठार झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों, उत्तरी छत्तीसगढ़ और बंगाल के पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो वो है आपकी सोन, दामोदर, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर। ये सारी नदियां आपकी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती हैं। अब हम समझेंगे मेघालय के पठार के बारे में। तो हमने कौन कौन से पठार समझ लिए? मालवा, बुंदेलखंड, इस साइड में भांडेर का पठार देखा था हमने, फिर बघेलखंड और यहाँ हमने देखा था हमारा छोटा नागपुर का पठार। फिर ये समझा था हमने ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी के बारे में समझा था। ये हमारा बांग्लादेश का रीजन है। ठीक है, फिर हमें यहाँ पर अपने इंडिया में मेघालय का पठार देखने को मिलता है इस साइड में। इधर ऊपर से आपको मेघालय के पठार के ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई नजर आएगी। साथ ही मेघालय के पठार में इस जगह आपको गारो, फिर खासी और यहाँ पर आपको जयंतिया पहाड़ी देखने को मिलेंगी। यहाँ आपकी मिकिर, रेगमा और बराइल ये 3 पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी और चेरापूंजी यहाँ पर देखने को मिल जाता है आपको इस रीजन में। ठीक है, तो हमने मेघालय के पठार के बारे में भी समझ लिया।
आपकी अगली क्लास जो होगी उसमें हम दक्कन के पठार के बारे में समझेंगे। बेसिकली हम इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं जिसमें हम दक्कन के पठार के बारे में समझेंगे, दक्कन के पठार के आसपास की लोकेशंस के बारे में जानेंगे, जिसमें आपका कर्नाटक का पठार भी आएगा, रायलसीना का पठार, ये सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और साथ ही इंडोजीएस क्लासेस के इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके लिए हम लगातार बेहतर क्लासेस लाते रहें। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।